हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दिल्ली में जो भी चल रहा है उस पर आप ध्यान ना देते हुए, अगल बगल जो भी चलो उस पर ध्यान ना देते हुए आप लोग का पूरा मेरे पे होना चाहिए, मेरी क्लास पे होना चाहिए। अब मत करिए ये सब, मेरे पे होना चाहिए, मेरी पढ़ाई पे होनी चाहिए कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं। ठीक है, एक तो पहले तो आप जल्दी जल्दी पहले लोग सब लोग लाइव आ जाओ, फिर हम क्लास को क्या है शुरू करते हैं ना। पेन कहाँ है मेरा? ये फिर हम क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए सिग्नल नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। चलिए मैं यहाँ कमेंट देख लूँगी। सामने वाली एलईडी पे जो कमेंट्स दिखते हैं वो हमारे मैनेजर साहब ने छेड़ कर दिया। तो बात की जाएगी तो हमने लास्ट क्या बोलते हैं, हमने जो शासक हुए उनके बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अगर उनकी बारे में बात की जाएगी कि क्या हुआ, कौन कौन से शासक हुए, यानी हमने इंडो ग्रीक और शक शासक जो हुए उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। किनके बारे में? कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं और वहाँ जो शासक हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कुषाण की अगर बात की जाएगी तो इसीलिए मैंने मेन कुषाण लिखा है। और यहाँ पे जो अन्य राजवंश लिखा है इसमें चोल, चेरा और पांड्याज आ जाते हैं। बहुत छोटा छोटा है और आज ही उनको खत्म कर देंगे हम आज की क्लास में। एंड देन गुप्ताज, गुप्ताज खत्म होने के बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। और उसके बाद जो हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे किसको? तो हम करेंगे अपनी मिडाइवल हिस्ट्री। यानी कल क्लास में हमारी एंशियंट खत्म हो जाएगी, मंडे से जो होगी हमारी मिडाइवल की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमारा जो हेडिंग होना चाहिए, आज के कुषाणों के बारे में बात करेंगे। कुषाण शासक, कुषाण शासकों के बारे में अगर कहा जाए तो कुषाण शासकों का जो उद्गम हुआ, हम सबको पता है जब मौर्य एम्पायर कमजोर पड़ने लगा तो बाहरी लोगों को क्या मिला? बाहरी लोगों को आक्रमण करने का मौका मिला, हमारे देश में आने की एंट्री मिल गई। मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि बाहरी लोग अगर किसी भी देश में एंट्री लेते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो अगर बात की जाएगी कि वो कहाँ के थे, अगर इनका मूल निवास आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कुषाणों का मूल निवास पूछेगा कि कुषाणों का मूल निवास। मूल निवास का अर्थ होता है जहां के वो थे। लोकल कहाँ के थे? तो वो चाइना के थे। कहाँ के थे? चीन के थे। ठीक है, चीन के थे। जब पूरी दुनिया भारत की तरफ रुख कर रही थी तो चाइना कैसे पीछे रहता? चाइना भी वहाँ के जो शासक हुए वो भारत की तरफ रुख करते हैं और क्या करते हैं? भारत में अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? भारत को अपने भारत में इस्टेब्लिश करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, पर्सनल लोकेटेड यानी स्पेसिफिक जगह के बारे में बात की जाएगी कि स्पेसिफिक जगह कौन सी थी। तो चीन के पश्चिमी क्षेत्र से बात आती है कि चीन के पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए, चीन के पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला जो प्राचीन क्षेत्र है, उधर की साइड में क्या होता है? इनका उद्गम होता है। कहाँ पे होता है अगर बात की जाएगी तो चीन के कहाँ पे? चीन के पश्चिम में तथा मध्य एशिया से इनका उद्गम हुआ था। ठीक है, उद्गम के बारे में बात की जाएगी तो चीन के पश्चिम से मध्य एशिया, मध्य एशिया में क्या हुआ था? इनका उद्गम हुआ था। मध्य एशिया में क्या होता है? इनका उद्गम होता है। क्या हुआ? इनका उद्गम होता है कहाँ पे? मध्य एशिया के साइड से इनका उद्गम होता है। और वहाँ से अगर बात की जाएगी, हम सबको पता है चाइना कहाँ लोकेटेड है। अगर इस मैप में आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना कहाँ लोकेटेड है बेटा। चाइना, ये वाला जो एरिया हमारा, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, इधर कॉर्नर पे भूटान आ जाता है, सिक्किम हमारा अपना है। तो ये वाली जो एरिया आ जाती है, क्या है ये पूरा का पूरा चाइना बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पूरा का पूरा चीन बन जाता है। ठीक है, चीन बन जाता है। और चीन के लिए भारत में आना बहुत इजी था। चीन का भारत में आना बहुत इजी था। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं थे। कुषाण, मथुरा वगैरह तो ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो नीचे तक भी उनका नाम आता है। हम आगे जब पढ़ेंगे
कुछ साहित्यों के बारे में भी जानेंगे। आपने संगम साहित्य के बारे में सुना होगा, वो भी जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, संगम साहित्य क्या था वो भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आगे बात की जाएगी इनके बारे में कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए, अगर बात की जाएगी तो कहाँ से इनका उद्गम हुआ था, तो इनका उद्गम चीन के पश्चिम से और मध्य एशिया से हुआ था। कहाँ से? चीन के पश्चिमी क्षेत्र से और मध्य एशिया से हुआ था। और ये कितने कबीलों में बटे थे? इनके कबीले का नाम क्या था? यू ची कबीले, यू ची कबीला इनके कबीले का नाम था। कबीले का नाम पूछेगा आपसे, कबीले का कबीला कौन सा था? तो यू ची कबीला था, यू ची कबीला। यूची कबीले से ताल्लुक रखते थे ये। किसके? यूची नाम से इनका कबीले का नाम हुआ करता था। मैंने बोला सवाल पूछता कैसे हैं। अब देखिए, हमें स्टोरी पता है, हमें क्या पता है, कुषाण हुए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, मथुरा में इनकी कैपिटल हुआ करती थी, चाइना से बिलोंग करते थे। लेकिन हम क्या ध्यान नहीं देंगे? हम जो ध्यान नहीं देते वो ये नहीं देते, हम इनके कबीलों पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ठीक है लेट गो करो, ये शायद ही पूछेगा। लेकिन पूछने वाला अगर, जैसे मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं कोई भी कॉमन स्टोरी नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी कि उनके कबीले का नाम बताओ, और एक ऑप्शन और बाकी 3 गलत ऑप्शन दे दूंगी। यूची की जगह पे मैं यू जी लिख दूंगी, यू कुछ और लूंगी, और एक ऑप्शन जो यूची होगा। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वैसे ही अगर बात की जाएगी तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ये छोटी छोटी जो डिटेल्स होते हैं इन्हीं पे ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ो। आपने देखा होगा बड़े एग्जाम्स के लिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है ना, हमें लगता है कि अरे कुछ भी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी नॉर्मल में होती है, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग आप ध्यान दोगे ना बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल स्टोरी लगेगी, 2 पन्ने में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन वो 2 पन्ने में जो मेन जितनी हेडिंग होनी चाहिए वो सब मिलता है आपको। और सवाल भी वहीं से बनते हैं क्योंकि वो पैराग्राफ में होता है। ठीक है, किस में होता है? वो पैराग्राफ में होता है। ये बताइए, यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं? यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ ठीक है, चलिए। दिख भी तो सही रहा है, कलर ठीक है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बात करते हैं? यूची नाम का इनका कबीला हुआ करता था। कितने भागों में था ये? भागों में पूछेगा तो आपको बताना है कि मैम 5 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? कितने भागों में? तो ये 5 भागों में बटा था। हम किसके बारे में कह रहे हैं? तो हम कुषाण शासकों के कबीलों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस वंश का प्रथम शासक अगर आपसे पूछेगा कि इस वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? प्रथम शासक, हम शासक पे पहले इसलिए नहीं गए क्योंकि ये जो था इसका बेसिक जानकारी था, और बेसिक जानकारी पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं हम इनके उसके बारे में जानते हैं कि इनका प्रथम शासक जो था वो कौन हुआ। तो आप सबको पता है कुजुल कौन था? कुजुल जो था वो इनका प्रथम शासक माना जाता है। कुजुल कडफिसल, कुजुल कडफिशल का नाम आता है। ये क्या हुआ? कुजुल कडफिशल जो था ये इनका विशेष प्रथम शासक हुआ। ठीक है, नाम में नहीं जाना है। कुजुल, कुजुल भूलना नहीं है, कु प्लस जुल, कुजुल कार्ड फिशेस, कार्ड कुड सॉरी कार्ड फिश, कुजुल कार्ड फिशेस जो था वो क्या था? इनका कहा जाता है, कार्ड नहीं कड है, सॉरी, कार्ड फिशेस। ये क्या है? ये इनका प्रथम शासक हुआ। किस वंश का? तो कुषाण वंश का प्रथम शासक के बारे में जब बात होती है तो ये क्या बना? ये प्रथम शासक बना कुषाण वंश का। अगर आपसे प्रसिद्ध शासक पूछेगा, प्रसिद्ध शासक, तो वो कौन हुआ? प्रसिद्ध शासक के बारे में बात करेंगे तो कनिष्क हुआ, माफ करिएगा, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क ने क्या क्या किया अब हम ये पढ़ेंगे। कनिष्क पे थोड़ा सा चलते हैं। कनिष्क के बारे में अगर बात की जाएगी तो पहले जो आपको याद रखना है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? राजधानी पूछेगा, राजधानी।
ठीक है, इसी से रिलेटेड पूछेगा तो मथुरा बताना है। कहाँ बताना है? मथुरा बताना है, जो कि प्रसिद्ध राजधानी में से एक माना जाता है। कौन सी? मथुरा जो है, राम राम जी आपको भी। मथुरा इनकी क्या हुई? इनकी राजधानी हुई। महानतम शासक में इसका नाम आता है। मथुरा के अलावा अगर आपसे दूसरी राजधानी पूछेगा कि इस वंश की राजधानी दूसरी कौन सी थी, यानी शुरुआती दौर की पूछेगा, तो वो आपको बताना है पेशावर। पेशावर, ठीक है, पेशावर इनकी पहली राजधानी थी। बाद में कनिष्क के टाइम पे कौन सी बनी थी? तो मथुरा बनी थी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाएगी कि इसने क्या चलवाए थे, तो शक संवंत चलवाए थे। शक संवंत क्या होता है? शक संवंत एक सौर्य कैलेंडर था। क्या था? सौर्य कैलेंडर, कैलेंडर है। ठीक है, सौर्य क्या है? सौर्य कैलेंडर है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, सौर्य कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, क्या है ये? सौर्य कैलेंडर है। क्या ये वर्तमान में भी है? और इसकी डेट क्या है? अगर इसकी डेट के बारे में हमसे पूछेगा कि मैडम हमें इसकी डेट बताइए, शुरुआत कब हुई? शुरुआत पूछेगा कब हुई, तो 78 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 78 ईसा पूर्व में हुई थी। किसकी? शक संवंत जो कैलेंडर था उसकी शुरुआत की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में, इसको अभी मैं समझा ही देती हूँ साथ के साथ, ताकि हम इसकी आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि भाई इसकी डेट क्या है, क्या ये वर्तमान में अभी भी इंक्लूडेड है, क्या ये अभी भी, थैंक यू सो मच, क्या अभी भी इसके बारे में पूछेगा कि ये कैलेंडर है, तो बिल्कुल है। अगर आप देखोगे तो 78, अभी 2000 क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। इसको समझने के लिए 78 जो ईयर था, क्योंकि ये तभी इसकी शुरुआत हुई थी, इसको माइनस करोगे तो 1947 होगा। यानी इसका जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय कौन सा चल रहा है इस कैलेंडर के अनुसार? तो 1947 चल रहा है। और आप जब विक्रम संवत के बारे में पढ़ोगे तो उसका और इसका टाइम जोन बहुत अलग है। 58 ईयर्स का गैप माना जाता है दोनों के बारे में। तो वो जब हम विक्रम संवत के बारे में, जब गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये क्या है? शक संवत के बारे में हम बात करें, क्या था ये? सौर्य कैलेंडर था। क्या गवर्नमेंट इसको अभी भी मानती है? बिल्कुल मानती है। तो किस नाम से? तो राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से। किस नाम से? तो राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जानती हैं। गवर्नमेंट किस नाम से जानती है? जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी भी इसको फॉलो करती है राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से। राष्ट्रीय कैलेंडर, इसलिए राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? अगर देखा जाए, इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल पूछेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो राष्ट्रीय दस्तावेज जो होते हैं, राष्ट्रीय दस्तावेज में, एवं इसके साथ और किसमें इसका इस्तेमाल होता है? राष्ट्रीय दस्तावेज के अलावा तो राजपत्र जो होते हैं, राजपत्रों में क्या होता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय अभी भी हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। अब बारी आती है कि ये शुरू क्यों हुआ, स्टोरी क्या थी? स्टोरी आपसे पूछेगा कि भाई हमें इसकी स्टोरी बताओ। तो जब कुषाण शासकों ने किसको जीता था? कुषाण शासकों ने किसको जीता था? जब शक को हराया था। शक वंश को हराने के बाद क्या होते हैं? जो शक वंश था, शुरुआती स्टोरी, शुरुआत, इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपके बारे में कहीं भी नहीं पूछेगा। शुरुआत का पूछेगा, स्टोरी क्या थी? तो जब शक को हराया गया था, शक वंश को हराने के बाद कुषाण के कनिष्क ने, किसने? तो कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा इससे चलाया गया था। इसे किसमें? विजय के रूप, इसे विजय के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। विजय हुई, विजय होने के रूप में इसको क्या किया गया था? विजय के रूप में इसको क्या किया गया था? चलाया गया था। पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में। तो क्या किया गया था? विजय के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या? शक वंश को हराने के बाद। किसने किया था? तो कुषाण के शासक कौन थे? कनिष्क ने किया था। ठीक है, अब कनिष्क ने किया था, इसका अन्य नाम पूछ लेगा। इसका अन्य नाम भी पूछ लेगा। कनिष्क को अन्य किस नाम से जानते थे, मुझे आप ये बताइए। कनिष्क को अन्य किस नाम से जानते थे, मुझे आप ये बताइए। और जरा स्टोरी कह रही हूँ, सबको जरा शेयर कर दीजिए। एक सेकंड मैं भी शेयर कर दूं, फटाफट सबको शेयर करिए, शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों वगैरह को, और उनको भी बताइए कि हाँ बढ़िया आज की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग।
ठीक है, चलिए मैंने शेयर कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अन्य नाम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता था? सलीवाहन का नाम आपने सुना होगा। किसका? तो कुषाण का यानी कनिष्क का अन्य नाम था। कनिष्क का अन्य नाम क्या था? तो सालीवाहन था। सालीवाहन, सालीवाहन। और यही नाम बाद में क्या बना? यही नाम जो था सलीवाहन जो था, सलीवाहन संवंत बना। सलीवाहन संवंत बना। कौन सा बना? तो कैलेंडर का भी अन्य नाम कनिष्क के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि उसने शाक्य वंश को हराया था। हराने के बाद एक नया एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं, और नया एम्पायर जब स्टैब्लिश कर देते हैं तो उसी के बाद ये सारी चीजें हुई। ये डेट आपको याद रखना है। कोई भी ईयर में आप जाओ, एक सेकेंड, हाँ मेरे को सामने कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा है, यहीं जो दिख रहा है वो दिख रहा है। तो क्या है, शाक्य संबंध के बारे में जब भी आपसे पूछेगा कि भाई हमें शाक्य संबंध के बारे में बताओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 78 ईयर कोई भी साल चल रहा हो, 78 ईयर को उसमें से माइनस कर दो, जो निकलेगा वही उसका आंसर होगा। यानी 1947 इस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। सौर का मतलब क्या था? मैंने क्या सौर जो सौर कैलेंडर, इसके बारे में अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। सौर का मतलब होता है सूर्य जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसके अनुसार इसको बनाया गया था। सौर कैलेंडर का अर्थ होता है सूर्य का पृथ्वी पे घूर्णन को, यानी चक्र को, लगाए जाने चक्र को क्या कहा जाता है? सौर कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने कब किया था, स्टैब्लिश है या नहीं है, रीजन क्या था, स्टोरी क्या थी, मैंने बता दिया, अन्य नाम बता दिया, पुरानी राजधानी, वर्तमान राजधानी। कनिष्क से रिलेटेड ये जो स्टोरियां थी आपको मैंने अभी बता दी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। क्या करना है? इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। जितना भी इस कैलेंडर से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया है। जी आपको भी राधे राधे, जगदीश जी राधे राधे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आंसर करिए पहले। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? तो हम कैलेंडर तो समझ चुके हैं, अब हम थोड़ा कनिष्क पे और अच्छे से समझते हैं। कनिष्क को जो हमने पढ़ा था, कनिष्क ने क्या किया ये हमने देखा है, और भी चीजें कनिष्क ने की थी वो भी हम जानेंगे। कनिष्क ने कनिष्क कनिष्क के बारे में और सारी चीजें अगर बात की जाएगी, इसने उपाधियां धारण की थी। उपाधि आपसे पूछेगा, उपाधि बताओ। उपाधि ऑप्शन में दे देगा, तो एक तो देवपुत्र का नाम याद रखिएगा। देवपुत्र, कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? तो देवपुत्र का। कौन सी? देवपुत्र। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की इसने उपाधि धारण की थी। यहां तक चीजें समझ में आ गई? ये बताइए, देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार का पूछेगा, दरबार। दरबार में कौन थे? तो चरक का नाम आपने सुना होगा। किसका? तो चरक जो थे उनके बारे में जो कहा जाता है कि चरक जो थे वो क्या थे? इसी के राज दरबार में रहा करते थे। राजवेद थे, यानी वेद, राजवैद मतलब जो इनको मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। जो हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं ना, वो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। इन्होंने एक रचना भी की थी, चरक ने एक रचना भी की थी। उस रचना का नाम बताइए। चरक ने किस साहित्य की रचना की थी? तो चरक के द्वारा जो हुई थी, इनके द्वारा क्या हुई थी? तो चरक साहित्य की रचना हुई थी। किसकी हुई थी? तो चरक साहित्य की रचना हुई थी। नाम तो इन्हीं का है ना। कौन सी? तो चरक साहित्य की, साहित्य की। ठीक है, चरक साहित्य की रचना किसने की थी? तो चरक साहित्य की रचना कनिष्क के दरबार के जो राजवैद थे, यानी चरक राजवैद, उन्हीं के द्वारा उसकी रचना की गई थी। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए, यहां तक चीजें हो गई। मेरा भी गला थोड़ा गर्म हो गया, आगे चलते हैं। अगर बात की जाएगी इसके द्वारा, आपको सबसे ज्यादा पता होगा, एक फेमस चीज पता है बौद्ध संगति के बारे में। इसके बारे में आपने बौद्ध संगति के बारे में सुना होगा कि कौन सी बौद्ध, तीसरी किसने करवाई थी? तो तीसरी अशोक सम्राट ने करवाई थी, दूसरी कालाशोक ने करवाई थी, प्रथम करवाई थी अजात शत्रु ने। कौन से ईयर में? 383 में। दूसरी हुई थी 483 में, 100 साल बाद का गए नहीं, 483 में हुई थी, फिर 383 में हुई थी। मतलब 100 साल का गैप आ गया था दोनों के बीच में। देखो 3 और 4 को लेके मैं कंफ्यूज हो गई।
अशोक सम्राट ने करवाई थी तीसरी। और चौथी बौद्ध संगति आपसे पूछेगा। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बौद्ध धर्म को मानता था, किसी भी अन्य धर्म को नहीं मानता था। रीजन है, एक तो ये चाइना से ये लोग बिलोंग करते थे, आपको पता है ये चाइना से बिलोंग करते थे, ठीक है। चाइना से बिलोंग करने के साथ साथ चाइना में किसको माना जाता था, भगवान बुद्ध को माना जाता था। तो इन्होंने उन्हीं को देखा, किसको देखा, भगवान बुद्ध को देखा, उसको समझा। भगवान बुद्ध की मूर्तियों के बारे में भी हम जानेंगे, अभी भगवान की मूर्तियों के बारे में जानेंगे, किसने मूर्ति की कौन सी रूपरेखा, जो मुद्राएं बनाई थी, मुद्रा पे कौन सी भगवान की मूर्ति का बनाया था, वो भी हम समझेंगे। तो चौथी बौद्ध संगति आपसे पूछेगा, कौन सी, चौथी बौद्ध संगति, कौन सी वाली, चतुर्बौद्ध संगति आपसे पूछेगा। बौद्ध संगति किसने करवाई थी, तो इसी के द्वारा, क्या लिखा है मैंने ये भाई, चौथी बौद्ध संगति किसने करवाई थी, तो इसी ने करवाई थी। कब हुआ था, तो इसी के कनिष्क के टाइम पे हुआ था, ठीक है, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। चौथी बौद्ध संगति के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर होना चाहिए कि मैम चौथी बौद्ध संगति किसने करवाई थी। तो कुषाण के चौथे जो महान शासक हुए, कौन हुए, महान शासक हुए कनिष्क। कनिष्क ने कब करवाई थी, तो प्रथम शताब्दी के समय में करवाई थी। कौन से समय में, प्रथम शताब्दी के समय, यानी 78 वाला जो ईयर आप पढ़ते हो, 78 वाला जो आप ईयर पढ़ते हो ना, वो प्रथम शताब्दी के दौर में ही तो आ जाता है। तो प्रथम शताब्दी के दौरान में करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी। कहां पर करवाई थी, तो इसने करवाई थी कहां पर, कश्मीर में करवाई थी। कहां पर करवाई थी, कश्मीर में करवाई थी। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र का नाम आपको याद रखना है, किसका, तो वसुमित्र का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में, कश्मीर याद हो गया। कश्मीर में अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। वसुमित्र थे। किसके द्वारा हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। किसके द्वारा, कनिष्क ने करवाया था, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, कनिष्क ने करवाया था, आपको पता चल गया। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र का नाम आपको याद रखना है। समय अंतराल कौन था, तो प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी के दौरान क्या कराई गई थी, चौथी बौद्ध संगति करवाई थी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था एक शुरू में इस क्लास के, हम बात जब करेंगे किसके बारे में, हम जब बात करेंगे, अच्छा आप लोग में न्यूज़ कौन कौन देख रहा है भाई, न्यूज़ देख रहे हो, जब से दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ मेरे पे तो ऐसे से न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं, मैं क्लास लेती हूँ तभी आ जाते हैं। अभी भी मैं वही अपडेट का मैसेज आया, मैं जस्ट वही देख रही थी। हाँ क्या बता रही थी मैं, छोड़िए ये सब, आप लोग न्यूज़ ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारा काम है नहीं ये सब डिस्कस करने का। पर वही बात है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम आपको किताबी ज्ञान दे रहे हैं तो सोशल का भी होना, ज्ञान देना बनता है ना, कि दुनिया में एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, ये भी आपको बताना मेरा ही काम है। कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको क्या है, नहीं बताएगा, ठीक है, या बाहरी व्यक्ति नहीं बताएगा। यहाँ तक चीज़ें आगे क्लियर समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में और बातें समझते हैं। कनिष्क ने और क्या किया था, तो मानव के रूप में, मानव के रूप में किसकी प्रतिमा, तो ये मूर्ति जो थी, किसकी मूर्ति, भगवान बुद्ध की आकृति बनवाई थी इसने, मानव के रूप में। प्रथम, प्रथम मत लिखो, पहली बार लिखो एक्चुअली में, पहली बार किसने चलाया था, पहली बार मुद्रा पर, मुद्रा पर भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की आकृति,
उत्कीर्ण करवाई थी। उत्कीर्ण क्या करवाई थी? उत्कीर्ण करवाई थी। किसने? तो कनिष्क ने करवाई थी। यानी पहली बार जब भी आपसे पूछेगा कि भाई पहली बार हमें ये बताओ कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के उत्कीर्ण किसने करवाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम किसी और ने नहीं, किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। नोट में आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, नोट में जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, आपसे जो पूछेगा कि शुद्ध सोने का सिक्का, काफी फेमस है, पूछने वाली बात नहीं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये पता होगा, काफी फेमस है। शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, सिक्का किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने। ठीक है, कुषाण शासकों ने क्या चलवाया था? शुद्ध सोने का सिक्का अगर आपसे पूछेगा तो कुषाण शासकों ने ही चलवाया था। ठीक है, तमिल में हम बात करेंगे कि तमिल में भी इनका बोलबाला था। अगर तमिल में आपसे पूछेगा तमिल में इनका क्या था, तो आपने संगम साहित्य के बारे में, संगम साहित्य के बारे में सुना ही होगा। किसके बारे में? संगम साहित्य के बारे में। तो संगम साहित्य में 3 राजाओं का वर्णन किया गया है और उसमें कुछ सम्मेलनों के बारे में भी बातें कही गई हैं। किसके बारे में? तो कुछ सम्मेलनों के बारे में भी बात कही गई है। तमिल संगम का अर्थ होता है, तमिल संगम साहित्य में पहले हम समझेंगे संगम का अर्थ क्या होता है, अगर उसके बारे में बात की जाएगी। संगम का अर्थ अगर आपसे पूछेगा, अर्थ किसका, तो हम संगम के अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है संघ या सम्मेलन, मेलन। क्या होता है? संगम या सम्मेलन होता है। अर्थ किसका? तो तमिल का, सॉरी माफ करिएगा, तमिल में जो संगम साहित्य लिखा गया है उसका अर्थ अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है मैम कि संगम का अर्थ क्या होता है? संघ या सम्मेलन, यानी जहां पर बहुत सारे लोगों का एक सम्मेलन हो, लोग इकट्ठा हो, किसी भी मुद्दे पर बात विचार करें। प्रेजेंट टाइम में मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग बड़े लेवल की जो होती है उनको क्या बोला जाता है? G20 सम्मेलन हुआ था, इंग्लिश में उसको डिफाइन करने पे क्या आएंगे? मीटिंग थी। वो 20 देशों का क्या था? एक मीटिंग थी। उसी तरह से समझ लिए कि क्या है, यहाँ पे सम्मेलन के बारे में बात कह रहे हैं। संगम साहित्य किसमें से रिलेटेड है? प्राचीनतम संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में है, तमिल में लिखा गया था। और उस संगम के बारे में अगर बात की जाएगी तो क्या क्या बातें कही गई हैं, और उसमें क्या है, पांड्य शासकों के संरक्षण में क्या हुए थे? कुल 3 संगम किए गए थे। जो पांड्यास थे, हम पांड्यास के बारे में अभी पढ़ेंगे। जो पांड्य शासक थे उन्होंने क्या क्या करवाए थे उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्या? ठीक है, पांड्यास ने क्या करवाए थे? तो 3 इन्होंने, अगर संगम साहित्य के बारे में पूछेगा तो उनका जिक्र किया गया, वो बता रहे हैं। 3 क्या किए थे? 3 संगम का आयोजन किया था, संगम का आयोजन किया था, आयोजन हुआ था। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा? पांड्यास के द्वारा। ठीक है, संगम साहित्य के अन्य बारे में हम बात करेंगे, संगम साहित्य के अन्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या इसमें क्या कहा गया। इसमें 3 बड़े राजाओं के बारे में बात कही गई है, 3 राजवंशों के बारे में बात कही गई है, राजवंशों के बारे में। तीन राजवंश कौन कौन से थे? तो आपको पता है कि जब हम कुषाण को पढ़ते हैं तो चोला, चेरा, चोला, पांड्यास के बारे में भी पढ़ते हैं। एक लाइन पे रहेगा। हाँ जी, तो क्या कह रही थी मैं, तो इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो इसमें जो 3 राजवंश हुए, कौन कौन से 3 राजवंशों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो जो राजवंश हुए, तो चोल, पहले तो याद रखिएगा, चोल राजवंश, चोल, चेर
और पांड्यास के बारे में यहाँ पे बातें हुई हैं। ये तीनों क्या हैं? तीनों संगम साहित्य में इसके बारे में बात की गई है। तमिल का काफी फेमस साहित्य, प्राचीनतम साहित्य में से एक माना जाता है, यानी बहुत पुराना। जब बात होगी प्राचीनतम साहित्य, जैसे हमारे नॉर्थ में क्या फेमस है, हमारे नॉर्थ में जो फेमस है वो है रामायण एवं महाभारत। लेकिन अब जब साउथ में जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है, तो साउथ में जो आपको देखने को मिलेगा तमिल साहित्य। इसलिए जो बहुत ज्यादा रामायण पे जब डिबेट उठती है तो उसमें संगम साहित्य का कई बार कंपैरिजन किया जाता है। संगम साहित्य को जब पढ़ेंगे और रामायण को पढ़ेंगे तो आपको दोनों स्टोरी तो पता चलेगी, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। तमिल के हैं वो अलग अलग हैं, वो आपको जाओगे जब वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चाय ठंडी हो गई मेरी। चलिए आगे चलते हैं। संगम साहित्य की रचना अगर पूछेगा कि अगर बात किया जाए कि द्वितीय संगम एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है, और कहते हैं कि तोला प्रियम क्या है, तोला का पियम जो है जिसकी रचना किसने की थी, तोला का पियर ने की थी। द्वितीय संगम साहित्य पूछेगा तो कौन सा था, तोलाका पियर जो था वो साहित्य था, रचना किसने की थी, तोलाका पियर ने की थी। ये क्या है, साउथ का संगम साहित्य से ही रिलेटेड दूसरा पार्ट माना जाता है। लेकिन हमने जो समझा वो ये समझा कि जितना अभी तक हमने देखा है, जितना अभी तक हमने पढ़ा किनके बारे में, तो जितना अभी हमने कनिष्क के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी, ये क्या है, कनिष्क शासकों के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या है, ये कनिष्क के बारे में मूल निवास, जितनी भी ये सारी चीजें नोट्स में आपके होने चाहिए। इससे ज्यादा कभी भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कभी भी कनिष्क के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, इतना ही आता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला। जितना मैं कैलेंडर के बारे में बता सकती थी, कनिष्क के बारे में बता सकती थी, वो सारा डाटा क्या है, आपके सामने है। अब जो हम पढ़ने वाले, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा किसके बारे में, तो जो हमारा नेक्स्ट होगा चेर वंश के बारे में। कौन सा वंश, तो चेर वंश। ये वंशों के बारे में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, अभी क्या है बताती हूँ। एक्चुअली अभी मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ और मेरे फ़ोन पे मेरी मम्मी वीडियो कॉल पे हैं और वो मुझे पढ़ाते हुए देख रही हैं। ठीक है, वो वीडियो कॉल पे हैं और अभी अंधेरे में है तो वो आप लोग को नहीं दिखा सकती मैं, बट वो मुझे वीडियो कॉल पे देख रही हैं। तो इसलिए अगर मेरा माइंड से थोड़ा कुछ चीज़ें स्किप हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब पेरेंट्स सामने हो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए। ठीक है, और मम्मी मुझे बाद में बोलेंगी भी कि बहुत तेज बात कर रही थी, इतना तेज कौन बोलता है, अब समझी तेरा गला क्यों खराब है, अब समझी तू इतना तेज कैसे बोलती है, वो बाद में लपेटेंगी मेरे को। बट अभी वो मेरे वीडियो कॉल पे हैं, दिखाती हूँ। मम्मी लाइट में आओ, देखो वीडियो कॉल पे आएंगे। कैसा लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए देख के, आवाज़ सुनाती हूँ, कैसी लग रही है मम्मी? अच्छा लग रहा है, अच्छा से पढ़ाओ। और अच्छा से और हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और अच्छा से पढ़ाने की। अब लाइन पे ही रहो, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। आपको प्रॉब्लम है तो पढ़े रहो, फिर बने रहो लाइन पे। ये जाओ मम्मी, चलो ठीक है, मेरे को थोड़ा सीरियस होना। हाँ, बाय, गोड़ लागत नहीं। देखिए भाई, हमारे यहाँ ना गोड़ लागत नहीं बोलते हैं, मतलब पैर छू रहे प्रणाम जो करते हैं उसको बोलते हैं गोड़ लागत नहीं, इसलिए मैंने बोला ये। आप मेरी खुशी देख रहे हो, मम्मी को देख के मेरी खुशी देखो आप, मेरे दोनों गाल ब्लश कर रहे हैं। खैर चलिए, चेर राजवंश के बारे में बात करते हैं। और सारा मेरे माइंड से स्किप हो चुका है, बाय द वे सब कुछ स्किप हो चुका है। चेरवंश के बारे में बात करते हैं कि चेरवंश का क्या और कैसे रहा। ठीक है, अभी जो हम तीन वंशों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कुछ निशानियों के बारे में पढ़ेंगे, चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी चिन्हें हुई, और जैसे कि मछली किसकी थी, बाघ किसका था, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चेर राजवंश की प्रथम राजधानी की बात करेंगे। ठीक है, चेर राजवंश की प्रथम राजधानी, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है इनके बारे में, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वज्जी थी। कौन सी थी, वज्जी।
प्रथम राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो इनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? वज्जी हुआ करती थी। वज्जी वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। बिहार में वैशाली में, ठीक है, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी, महाजनपद में आता था और आज भी वैशाली में ही है, ठीक है, वज्जी थी। बाद में पूछेगा अगर आपसे कि बाद में कौन सी राजधानी हुई, तो आपको तोड़ी का नाम बताना है। कौन सी? तोड़ी का नाम। तोड़ी वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगर आपसे पूछेगा कि तमिलनाडु में हमें बता दो भाई तमिलनाडु में कहाँ है, तो तमिलनाडु का एक जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? तो रामापुरम नाथम करके, रामापुरम नाथम करके इनकी क्या बोलते हैं, जिला पड़ता है। जिले के अंदर जो बंगाल की खाड़ी है उससे सटा हुआ एक क्या है? नगर है तमिलनाडु का, ठीक है। पर आपको तमिलनाडु ही याद रखना है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं कि इनका प्रथम शासक कौन हुआ। तो इनके प्रथम शासक के बारे में बात करेंगे। उदयन जरल हुआ, मतलब हाँ नाम थोड़ा वैसे ही, माफ करिएगा। उदयन जेरल। उदयन कौन हुआ? उदयन जेरल जो था इनका प्रथम शासक माना जाता है। किस वंश का? उदयन कुछ नहीं, ठीक है। इनके प्रथम राजा कौन हुए? अगर प्रथम राजा के बारे में बात करेंगे तो कौन हुआ? तो उदयन नाम आपको याद रखना, उदयन जेरल, जेरल, ठीक है। ये क्या हुए? प्रथम शासक हुआ, प्रथम शासक हुआ। किस वंश का? तो चेर वंश का प्रथम शासक हुआ। इनकी चिन्ह पूछेगा कि इनकी पहचान चिन्ह कौन सी थी? क्या मछली थी, क्या बाघ था, या अन्य आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि मैम धनुष था। ना बाघ था, ना शेर था, ना मछली थी, कौन था? धनुष था। धनुष, धनुष आपको याद रखना है। इनकी पहचान किससे थी? तो धनुष, यानी धनुष किस पे बना होगा? यानी मान लीजिए इनका फ्लैग है, ये डंडा है फ्लैग का, तो इस पे क्या बना होगा? तीर कमान के साथ, ऐसे करके तीर कमान के साथ धनुष बना होगा, ये धनुष, ठीक है। धनुष ऐसे ही बनता है ना, ये इनकी पहचान है। तो युद्ध में जब भी ये जाएंगे तो इनके युद्ध का जो झंडा होगा उस पे क्या बना होगा? तीर कमान बना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यानी धनुष बना होगा। धनुष कभी एक तो होगा नहीं, दोनों के साथ दोनों हो गए, तो क्या है? इनकी पहचान किससे थी? तो धनुष जो था इनका चिन्ह हुआ करता था, आपको याद रखना है। महानतम शासक के बारे में पूछेगा कि इस वंश का सबसे फेमस राजा कौन हुआ, तो आपको याद रखना है सेनगुट्टावन। देखिए नाम जो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत कर दें तो मुझे देखना पड़ता है। सेनगुट्टावन, ठीक है, सेनगुट्टावन। सेनगुट्टावन क्या था? प्रसिद्ध शासक हुआ, प्रसिद्ध या महान कह लीजिए, महानतम शासक था। किस वंश का? तो हम बात कर रहे हैं चेर वंश की, यहाँ पे बात करें चेर वंश का, क्या हुआ? ये महानतम शासक हुआ, ठीक है। वहीं बात करेंगे जिसे और किस नाम से जाना जाता था, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम पूछेगा, अन्य नाम, अन्य नाम पूछेगा तो कौन सा था? तो लाल चेर, लाल चेर था अन्य नाम किसका? तो सेनगुट्टम वन जो था उसका अन्य नाम पूछेगा, जो फेमस राजा हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बंदर चेर राजाओं की सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? बंदरगाह थी। बंदरगाह के लिए फेमस है ये बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहाँ पे नाव वगैरह आती हैं वो कहा जाता है। कौन सा था? तो बंदरगाह था। बंदरगाह जो था
वो इनका क्या था, बिजनेस के लिए काफी फेमस हुआ करता था। किसके लिए, तो बिजनेस के लिए काफी फेमस हुआ करता था। और इनका व्यापार किससे था, व्यापार आपसे पूछेगा, व्यापार पूछेगा तो रोम साम्राज्य से था। किससे, रोमन साम्राज्य से था। किससे, तो रोमन साम्राज्य के साथ। किसका व्यापार था, रोमन साम्राज्य के साथ। तो चेर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चेर जो राजवंश हुए उनका जो था व्यापार किससे हुआ करता था, तो रोमन साम्राज्य के साथ हुआ करता था। साथ में कौन सा बंदरगाह था, तो बंदरगाह था। फेमस राजा मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाएगी तो चिन्ह कौन सी थी, तो धनुष थी। उदयन जैनर जो था वो प्रथम शासक हुआ, तमिलनाडु में इन्होंने शासन किया था। और बिहार के वजी में शुरुआत की थी इन्होंने। कहाँ पे, बिहार के वजी की शुरुआत इनको कह सकते हैं, शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले शासक के बारे में जान लेते हैं, चोल राजवंश। किस वंश के बारे में, तो चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश के बारे में अगर बात कही जाएगी कि इनके बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा जो बताना है, चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी, उरेयूर थी। कहाँ पे थी, उरेयूर हुआ करती थी। और साथ में तंजोर भी आपको याद रखना है। राजधानी पूछेगा तो एक तो आपको याद रखना है कि पहली कौन सी थी, पहली तो वो आपको याद रखना है उरेयूर। ठीक है, बाद में पूछेगा, बाद में तो तंजोर का नाम आपको याद रखना है। तंजोर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तंजोर तो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। यहाँ हम साउथ के शासकों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से शासकों के बारे में, तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, साउथ के शासकों के बारे में, जिसको तंजावुर भी कहते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं, तंजावुर, इस नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाएगी इन शासकों के बारे में। तो मैं बहुत पहली बार इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना है। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था, बाघ हुआ करता था। और ये फेमस किस लिए थे, प्रतीक, और ये फेमस क्यों था, प्रसिद्ध क्यों था, ये जो इनकी राजधानी थी प्रसिद्ध क्यों थी, तो ये थी सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए, वस्त्रों के लिए। ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए। बात की गई चिन्ह के बारे में, चिन्ह क्या थी इनकी, तो वो थी बाघ। क्या थी, बाघ इनकी चिन्ह हुआ करती थी। क्या थी, बाघ जो थी वो इनकी चिन्ह हुआ करती थी। और इनकी जो कैपिटल हुआ करती योरीयूर, वो यानी तंजावुर, वो किस लिए फेमस थी, तो सूती वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं बात है करई काल इसी वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ। करई काल के बारे में आप जब भक्ति आंदोलन को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो करई काल के बारे में आप सुनेंगे। ठीक है, करई काल जो था, करई काल क्या था, करई काल इस वंश का, करई काल जो था इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। करई काल क्या था, प्रसिद्ध शासक, यानी जो फेमस हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या खत्म हो गया, अभी हमने खत्म कर दिया किसको, तो हमने चोल वंश को भी खत्म कर दिया। अब अंतिम बनता है पांड्यास। पांड्यास जैसे खत्म हो जाएगा, कल हमारी जो क्लास होगी वो किसके बारे में होगी, तो वो होगी गुप्ताज के बारे में। और थोड़ा बहुत हम गुप्ताज के शासन वगैरह के बारे में जानेंगे। और साउथ के कुछ राजा वंश के होंगे तो उनके बारे में जानेंगे। वैसे पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हम जानेंगे। मेन हमारा जो पूछता है वो मिडाइवल का पूछेगा या मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, मराठाओं के बारे में पूछता है, राव जो है जैसे बाजीराव वगैरह के बारे में पूछता है, क्योंकि यूपी में उनके बारे में पूछेगा तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग कौन सा होना चाहिए, पांड्याज होना चाहिए। ठीक है, पांड्या वंश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पांड्या वंश के बारे में। ठीक है, जो ये भी साउथ में ही लोकेटेड है, इन्होंने भी साउथ में ही शासन किया था। पांड्या वंश के बारे में हम बात करेंगे तो पांड्या राजवंश जो था, राज्य प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, तो कोरईकाई में थी, कोरईकाई में थी, यानी ये भी साउथ के ही थे। कोरईकाई की राजवंश इनकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरी मदुराई हुई, कौन सी हुई, दूसरी मदुरा थी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या थी, मछली हुआ करती थी। ठीक है, राजधानी कौन सी थी, तो कोरईकाई थी। बाद में कौन सी हुई, बाद में तो मदुरा थी, मदुरा हुई। ठीक है, मदुरा हुई, बाद में इनकी राजधानी मदुरा हुई। वहीं दूसरी अगर बात करेंगे चिन्ह के बारे में, चिन्ह कौन सी थी, तो मछली थी,
क्या हुई, मछली इनकी चिन्ह हुई, याद रखिएगा क्या हुई, मछली जो थी इनकी चिन्ह हुई थी, ठीक है। वहीं बात करेंगे, यानी कार्प के नाम से जाना जाता, मछली कैसे, यानी ये है, इसके अंदर मछली का क्या बना जाता था, निशान बना रहेगा। उनके झंडे पे कुछ मछली ऐसी बनती है ना, बाद में समझ लेंगे, कभी ड्राइंग का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, कार्प, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पांड्यास के बारे में कुछ चीजें हैं जो वो भी जान लेते हैं, ठीक है। अगर पांड्य राज्य का उल्लेख किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। पांड्या जो राजवंश हुआ उसका उल्लेख किसने किया है, तो मेगास्थनीज ने किया है। उसने ये बताया है कि राज्य किस लिए फेमस हुआ करता था, तो मोतियों के लिए फेमस हुआ करता था। पढ़ लिया मैंने यहाँ पे, किस लिए फेमस हुआ था। तो अगर उल्लेख पूछेगा, उल्लेख किसके द्वारा, तो मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा हुआ था, हुआ है। किस वंश का, तो पांड्याज वंश का। उसके अलावा प्रसिद्ध बोला है, इसने बताया है कि यह वंश जो था, यह राज्य जो था, राज्य मोतियों के लिए फेमस था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। हमने अभी चेर के बारे में क्या पढ़ा, वो किस लिए फेमस थे, तो वो जो फेमस थे वो थे किसके लिए, तो वो सूती कपड़ों के लिए फेमस हुआ करते थे। किसके लिए, तो सूती कपड़ों के लिए फेमस हुआ करते थे। चेर जो वंश था वो, अगर इनके बारे में, तो ये किस लिए फेमस थे, तो मोतियों के लिए फेमस हुआ करते थे, जो व्यापार में काफी हद तक काम आते थे। किसमें, तो व्यापार में काफी हद तक ये बहुत मदद करता था। बात की जाएगी इसके अलावा कि सबसे विख्यात शासक कौन हुआ, इस वंश का सबसे विख्यात शासक, तो नेडुन-ज़ेलियन हुआ, नेडुन-ज़ेलियन, ठीक है। प्रसिद्ध शासक पूछेगा, यानी विख्यात, विख्यात शब्द, विख्यात शासक पूछेगा, विख्यात शासक कौन हुआ, तो इसका जो नाम है वो मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, नेडुन-ज़ेलियन, ज़ेलियन क्या है, ये प्रसिद्ध शासक हुआ इस वंश का, जो काफी फेमस था। जय हिंद, आपको भी, आप लेट हैं आज आप लेट हैं ऑलरेडी, और ऑलमोस्ट क्लास जो है खत्म होने वाली है। हमने कुषाण, चेर, चोल, पांड्या सब पढ़ लिया है, और अब हम क्लास डन करने वाले थे, आप लेट हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे विख्यात पांड्या शासक हुआ जिसने रोमन सम्राट अगस्टो के दरबार में क्या किया था, अपना राजदूत भेजा था। अगस्टो रोमन एम्पायर का काफी फेमस शासक है। अगस्टो के बारे में बात करेंगे तो काफी फेमस शासक है। इसने क्या किया था, तो इसने, यानी इसने यहाँ पे, इसने क्या किया था, इसने अपना राजदूत कहाँ भेजा था, कहाँ भेजा था राजदूत, रोमन एम्पायर साम्राज्य का, तो रोमन साम्राज्य के शासक अगस्टो के दरबार में। किसके दरबार में, तो अगस्त जो हुए थे, अगस्टस के दरबार में भेजा था। किसके, अगस्टस के दरबार में, ठीक के दरबार में, ठीक है। अगस्टस के दरबार में कौन भेजता है अपना राजदूत, तो वो पांड्या शासक का जो दूत हुआ, वो हुआ क्या है, नेडुन-ज़ेलियन जो था, इसने भेजा था अपना राजदूत किसके दरबार में, अगस्टस के, किसके, अगस्टस जो था उसके दरबार में भेजता है। अगस्टस भी रोमन एम्पायर का काफी फेमस राजा माना जाता है। अगस्टस के बारे में अगर हम कभी टाइम मिलेगा तो पक्का डिस्कस करेंगे। अगस्टस जो है बहुत ही फेमस राजा हुआ। तो ओवरऑल बात की जाएगी तो हमने क्या पढ़ा आज, ओवरऑल बात की जाएगी तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने जो पहले पढ़ा, हमने कुषाण के बारे में पढ़ लिया पूरे अच्छे से। इससे ज़्यादा कुषाण से कहीं नहीं पूछेगा। ये नोट्स बना लीजिएगा, मैं साइड हो जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी बनाना हो, इसको मैं और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना हो, लेकिन इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुषाण के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। किसके बारे में, कुषाणों के बारे में हम यहाँ पे बात की है। कुषाणों से रिलेटेड जितना भी होगा ये
सारी वीडियो है, इसको हम थोड़ा इधर करते हैं। मैंने साथ के कैलेंडर के बारे में भी बता दिया, ठीक है। ये कैलेंडर है, इसके रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सब बता दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी वीडियो को पॉज करिएगा, ये पूरा नोट्स आप बना लेना, ठीक है। क्या कर लेना, ये पूरा नोट्स जो है आप बना लेना, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये कौन है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कुषाण के। यहाँ पे ये कनिष्क के दरबार में जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें, कुछ ज़्यादा जूम हो गया, उसके दरबार में जो जो चीज़ें हुई वो सब कुछ बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। जो जो जितना पूछ सकता था। अगले पेज पे चलते हैं। अगले में बात की जाएगी तो अभी हमने चेर वंश के बारे में पढ़ा। चेर वंश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ही आपको पता होना चाहिए। पूछता नहीं है, लेकिन बताने वाले की कोई बात कर ही नहीं सकते। मैं समझ में, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में पड़ता है। आपने कितनी बार उसके बारे में सुना होगा। पेशावर, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये चेर वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने चोल वंश के बारे में पढ़ लिया, इतनी ही चीज़ें। और दूसरा हमने लास्ट जो पढ़ा, हमने जो पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, पांड्यास के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। पांड्या वंश हो गया। ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं हो गई हैं। कल जो हम शुरू करने वाले हैं, कल ऑन टाइम रहिएगा। कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ओके, स्टिल वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो कल ऑन टाइम रहेगा। हालांकि मेरी क्लास की टाइमिंग 1 बजे से होती है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं ही लेट हो जाती हूँ। और मैं लेट होने की वजह से जो है क्या है, आज की क्लास आपकी लेट हुई, जो कि 2 बजे से शुरू हुई और अभी 3 बजने वाले हैं, ठीक है। बट कल कोशिश करेंगे कि आपकी 1 सवा 1 तक आपकी क्लास जो है क्या हो जाए, शुरू हो जाए। क्या हो जाए, 1 सवा 1 तक आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाए। मेरे आंखों में दर्द, इधर पेन होने लग गया, इसलिए निकाला है। ये भी है ना, इसीलिए। तो 1 बजे तक क्लास शुरू कर लेंगे। और देन क्लास जब शुरू होती तभी आ जाए। गुप्ताज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछता है। गुप्ताज को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। और मंडे को हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, यानी मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री, मुगल्स और बाकी जो भी शासक हुए, कैसे शुरुआत हुई, गौरी कब आया और भारत को लूटा कितने बार गया, ये सारी चीज़ें हम मंडे की क्लास से डिस्कस करेंगे। और राणा सांगा जी के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, मिडाइवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। और बाय द वे, मिडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक रहता है वो बहुत डिबेटिकल रहता है। आप न्यूज़ डिबेट में देखेंगे तो बहुत सारे जो राजा वगैरह है, सॉरी जो न्यूज़ होता है, बहुत सारे जो एंकर्स होते हैं वो इस मुद्दे को उठाते भी हैं। तो आपको पता होगा तभी तो आप आंसर करेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं मतलब कल तो मिलेंगे ऑन टाइम, और फिर मंडे को हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कुछ रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूले। कोई डाउट रह जाता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद।